हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज एक सरल बंद आकृति है आपके पास, जो तीन सरल रेखाओं से घिरी होती है आपके पास। अगर जो त्रिभुज होगा आपके पास, वो क्या होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति होती है आपके पास। और ये एक बहुभुज का टाइप है। बहुभुज क्या होता है आपके पास, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, जो भी आपके बहुभुज है, इनको नाम दिया गया बहुभुज। जैसे कि आपके पास सप्तभुज है, अष्टभुज है और त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इन सबको क्या बोलेंगे हम, बहुभुज की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि बहुभुज क्या होता है आपके पास, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति। मान लो आपके पास ये त्रिभुज है, ये भी बहुभुज है आपके पास, एक ये चतुर्भुज हो गया, फिर आपके पास पंचभुज हो गया, फिर आपके पास ये बंदनी है, कहीं कहीं से खुला रह गया है, तो समझ जाना ये क्या है, आपके पास एक बंद आकृति है। तो जो बंद आकृति होगी उसको क्या बोलेंगे आप, बहुभुज बोलेंगे। तो आज हम स्पेशली त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिकैप करेंगे मतलब, क्योंकि आपने ये पिछली क्लास में सीखा है तो हम रिकैप करेंगे। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीन कोण होंगे, एक, दो और तीन, तीन कोण है यहाँ पे। तो जहां पे दो भुजाएं मिलती है, इसको बोला जाता है शीर्ष। तो कितने शीर्ष है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपके पास तीन शीर्ष है। कोई सा भी त्रिभुज हो, तीन ही शीर्ष होंगे उसमें और तीन ही कोण होंगे। तो आपने याद रखना है कि त्रिभुज में जो तीन कोण है, उन तीनों कोणों का योगफल हमेशा ही आपके पास 180 डिग्री आएगा। यानी कि आपके पास कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। जैसा मर्जी त्रिभुज बना लो, आपके पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा ही 180 डिग्री आएगा। और ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, एमसीक्यू में, फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो आपने याद रखना है। अब है कि माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होता है। तो माध्यिका क्या होती है, जैसे कि पता चल रहा है, मध्य, जो शीर्ष से गिरकर आधार रेखा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दे, उसको क्या बोलेंगे आप, माध्यिका बोलेंगे। और शीर्ष लंब क्या होता है, जो शीर्ष से गिरकर आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए। लंब का मतलब ही 90 डिग्री का कोण बनना होता है, यानी कि समकोण बनना होता है। तो यहाँ से जब आप लंब गिराओगे और यहाँ पे आधार पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, शीर्ष लंब बोलेंगे। तो ये आपने नोट करना है अपने पास, शीर्ष लंब। और एक होता है आपके पास माध्यिका, शीर्ष लंब और माध्यिका। इसको अपने पास नोट करना है आपने कि शीर्ष लंब क्या होता है, जो शीर्ष से गिरकर आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको शीर्ष लंब कहते हैं। और माध्यिका क्या होती है, जो आपके पास शीर्ष से गिरकर आधार रेखा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दे। तो कितने शीर्ष होते हैं इसमें, शीर्ष कितने होंगे इसमें, शीर्ष इसमें तीन होते हैं। और कोण भी कितने होंगे, तीन होंगे। और तीनों कोणों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के आपके पास, उसके बारे में हम बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूले। तो चलो आगे बढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज के प्रकार। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके दो प्रकार है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो हम बात करेंगे पहले भुजाओं के आधार पर। तो पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीन भुजाएं आपके पास, जिसकी तीनों भुजाएं आपके पास कैसी हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप, समबाहु त्रिभुज।
और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर होगी और इसका प्रत्येक कोण भी आपके पास बराबर होगा। अगर मान लो इसका ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो याद रखना आपने समबाहु त्रिभुज में आपके पास तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण आपके पास कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी केवल दो ही भुजाएं बराबर हो। तो जिसकी केवल दो ही भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलेंगे आप, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको मैंने नाम दे दिया ये। और अब हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज की। विषम में मतलब कोई भी भुजा आपके पास बराबर नहीं होती है। तो ये आपके पास समबाहु था, ये समद्विबाहु था। और विषम बाहु में आपके पास कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे एक विषम बाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। ये आपके पास है विषम बाहु त्रिभुज। तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग पैमाइश की है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे आप, विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैंने कट से आपको प्रदर्शित करा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों अलग अलग है। तो आपको पता चल गया होना भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपके पास कैसे हो, न्यून कोण। अब कोणों के आधार पर बात करेंगे, हम मान लो ये 60 है, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। और ये ध्यान रखना आपने त्रिभुज बनाती बार कि उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 180 होना चाहिए। तो इसमें आपके पास तीनों कोण क्या दिख रहे हैं, न्यून कोण दिख रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे है आपके पास समकोण त्रिभुज। तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज ये वाला बन गया। इसमें एक कोण आपके पास 90 डिग्री का होता है, यानी कि आपके पास एक कोण समकोण होता है। ये हुआ आपके पास समकोण। अब है आपके पास अगला अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में मतलब एक कोण आपके पास अधिक कोण होगा, मतलब 90 से अधिक होगा, तो उसको क्या बोल, अधिक कोण होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये बना दिया मैंने यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको पता चला त्रिभुज के प्रकार। इसको हम दो टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, इसको आपने अपनी नोटबुक पर बनाना है। वैसे ये पिछली क्लासों की बातें थी, आपको रिकैप करवा रहा था मैं तो, पर फिर भी आपने नोट डाउन करना है। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कहीं एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं असाइनमेंट बनाने के काम आ सकता है आपके। तो इसको आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है और बार बार रिवाइज करना है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल गया आपको त्रिभुज के प्रकारों का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जिस जो इस चैप्टर में इंक्लूड है, वो है आपके पास त्रिभुज की सर्वांग समता। बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज की सर्वांग समता इजी है, परंतु आपने थ्योरी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो मैं बता रहा हूं आपको, त्रिभुज की सर्वांग समता, आपने जो ये वर्ड है इसी से समझ जाना, इसी शब्द से समझ जाना है कि इसका मतलब क्या। सर्वांग मतलब हर तरफ से समान, समता का मतलब समान, जो हर तरफ से समान हो। त्रिभुज की सर्वांग समता की बात हो रही है तो हम यहाँ पे त्रिभुज की ही बात करेंगे। परंतु अगर मैं अपने हाथ की बात करूं या अपने हाथ की बात करें आप, तो ये हाथ हाथ पूरी तरह से देखो यहाँ पे एक दूसरे को ढक रहा है। तो यहाँ पे हर तरफ से ये समान है, समान आकार है, समान माप है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का एक हाथ बड़ा है एक छोटा है, तो ऐसा नहीं होता। जब इस तरह कोई आकृति किसी को संपूर्णतः ढक देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर्वांग सम। तो जब हम त्रिभुज की सर्वांग समता की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है सर्वांग समता का अर्थ है हर तरफ से समान, अर्थात जिनके समान आकार हो और समान माप हो। आकार समान होने से सर्वांग सम नहीं हो जाती कोई आकृति, बल्कि उसके माप भी समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया,
एक ये वर्ग बनाया और दूसरा मैंने एक और वर्ग बनाया, है तो दोनों वर्ग। क्या ये सर्वांग सम है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इस वर्ग को मैं उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो ये इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा। ये सर्वांग सम नहीं हुआ, क्योंकि इनके आकार सिर्फ समान है, माप समान नहीं है। तो इसको हम सर्वांग सम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समरूप, जिसको आप 10th क्लास में सीखोगे। समरूप, समरूप का मतलब होता है कि उसका रूप सेम होना चाहिए, उसका आकार सेम होना चाहिए, पैमाइश अलग अलग बेशक हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वृत्त ये वाला है, दूसरा वृत्त एक ये वाला है, तो क्या ये दोनों ही सर्वांग सम है? तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आकृतियां कैसी है? समरूप है। समरूप में आपके पास रूप सेम होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, पैमाइश अलग अलग बेशक हो, परंतु आकार सेम होना चाहिए। पर सर्वांग समता में क्या है आपके पास? सर्वांग समता में आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ग ये वाला है और दूसरा वर्ग ये वाला है, तो ये लगभग एक जैसे दिख रहे हैं आपको, तो इनको क्या बोलेंगे आप? सर्वांग सम बोलेंगे। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है सबकी भुजा सारे की, तो ये आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग समता की बात जब करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आकार भी सेम होना चाहिए त्रिभुज का और माप भी समान होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज ड्रॉ करे आपके पास, एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज आपके पास पी क्यू आर है। तो हम इनके संगत भागों की बात करते हैं, क्या ये बराबर है? तो यहाँ पे इस वाले में जो ए बी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू में किसके बराबर है? ये पी क्यू के बराबर है, और दोनों बराबर है, और कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, और दोनों कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। उसी तरह आपके पास ए सी भुजा किसके बराबर है? ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और दोनों कितनी है? 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है, और कितना है? प्रत्येक 70 डिग्री है। इसी तरह कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है, और प्रत्येक कितना है? 50 डिग्री। इसी तरह कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है, और प्रत्येक कितना है? 60 डिग्री है। तो आपने देखा कि ए बी सी का जो प्रत्येक संगत भाग है वो त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है। तो आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो निशान मैंने लगाया ये वाला, ये सर्वांग समता का निशान है। साथ में अपनी नोटबुक रखे, आप नोट्स बनाते रहे और उसको बार बार रिवाइज करते रहे। त्रिभुज की सर्वांग समता आप समझ गए होने। पहले आपने नॉर्मल सर्वांग समता का अर्थ समझना है, जैसे मैंने आपको अपने हैंड्स का उदाहरण दिया था, वैसे ही आपके पास बहुत सारी आकृतियां या बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास विद्यमान है जिनमें सर्वांग समता होती है। समरूपता और सर्वांग समता में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है इस एग्जाम्पल के जरिए आप समरूपता और सर्वांग समता को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, और आगे मूव करेंगे तो अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात तो करेंगे, परंतु उसके लिए क्या क्या कसौटियां है जिसके आधार पर आप त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला नियम है आपके पास, पहली कसौटी आपके पास एस ए एस। एस स्टैंड फॉर साइड, साइड मतलब भुजा, ए स्टैंड फॉर एंगल, और एस स्टैंड फॉर भुजा, साइड। तो यहाँ पे ये कौन सा गुणधर्म है? भुजा कोण भुजा है ये सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। इसके अनुसार क्या है आपके पास? इसको शॉर्ट में ए एस भी बोलते हैं। इसके अनुसार क्या है? कोई दो त्रिभुज में सर्वांग समता दिखाओगे ना आप दो त्रिभुज में, तो आपने एक त्रिभुज के संगत भाग किससे कंपेयर करने हैं? दूसरे त्रिभुज के संगत भाग से। संगत भाग मतलब साथ वाला। तो इसमें क्या देखना है आपने? एक भुजा, कोण और भुजा को देखना है। तो आपने देखा कि ए बी भुजा किसके बराबर है? यहाँ पे ए बी भुजा किसके बराबर है? पी क्यू भुजा के बराबर है, और प्रत्येक कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह
कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है और प्रत्येक कितने है आपके पास 70 डिग्री है। और आपके पास एसी भुजा किसके बराबर है, एसी भुजा आपके पास पी आर के बराबर है और प्रत्येक कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ये क्या है आपके पास, ये भुजा है और ये क्या है आपके पास कोण है और ये क्या है आपके पास भुजा है। तो कौन से नियम द्वारा ये सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन से नियम द्वारा, एस ए एस गुणधर्म या नियम द्वारा, एस ए एस गुणधर्म या नियम द्वारा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास ए एस ए नियम, जैसे कि हमने अभी पता करा, ए स्टैंड फॉर एंगल, एस स्टैंड फॉर साइड, तो ये क्या है आपके पास कोण भुजा कोण। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कोण ए किसके बराबर है आपके पास, कोण पी के, और प्रत्येक कितना है आपके पास 60 डिग्री है। इसी तरह आपके पास जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है और प्रत्येक कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर। इसी तरह कोण बी किसके बराबर है आपके पास, कोण क्यू के, और ये प्रत्येक कितने हैं 70 डिग्री है। तो ये आपके पास कोण है और ये क्या है आपके पास भुजा है और ये आपके पास कोण है। तो आपके पास त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के, और कौन से नियम द्वारा, ए एस ए यानी कि कोण भुजा कोण गुणधर्म द्वारा। ये आपने जरूर लिखना है, गुणधर्म द्वारा ये क्या है आपस में सर्वांग सम है। तो थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। आगे आपके पास ट्रिपल ए सर्वांग समता नियम, इसके अनुसार क्या है, ट्रिपल ए क्या है यहाँ पे, ए स्टैंड पर एंगल, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये कोण 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 सर्वांग समता नियम है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब जो इसके संगत कोण है दोनों आकृति के, वो बराबर होंगे। आपने देखा यहाँ पे कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, और प्रत्येक कितना है आपके पास 60 डिग्री है। और इसी तरह कोण बी किसके बराबर है आपके पास, कोण क्यू के, और प्रत्येक कितना है आपके पास 70 डिग्री है। इसी तरह कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के, और प्रत्येक कितना है आपके पास 50 डिग्री है। तो आपने देखा ये तीनों कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है और ये वाला भी कोण है। कोण को एंगल बोलते हैं और शॉर्ट में ए लिखेंगे हम इसको। तो इसका मतलब है कि जो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी है वो किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन से गुणधर्म द्वारा, ट्रिपल ए गुणधर्म द्वारा। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप किसी चीज को सर्वांग सम सिद्ध करते हो त्रिभुज, अगर त्रिभुज की हम बात करें तो इसमें आपको तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी, यानी कि संगत भाग बराबर करने पड़ेंगे। और जब भी कोई त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो उसका हर एक चीज बराबर हो जाती है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो जाते हैं आपके पास, अगर आप त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दो। अगला नियम है आपके पास, ये ट्रिपल ए नियम था। अगला है ट्रिपल एस नियम। एस स्टैंड फॉर साइड, यानी कि यहाँ पे भुजाओं की बात होगी तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ दिख रहा है, तो ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के, कट लगा रखा है मतलब ये इसके बराबर है, एक कट इधर भी है इधर भी है, मतलब ये बराबर है। और आपके पास बी सी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और इसी तरह ए सी भुजा किसके बराबर है, पी आर के। तो ये बराबर है, ये तीनों ही भुजाएं हैं, ये भी भुजा है और ये भी आपके पास भुजा है, और भुजा को साइड बोलते हैं और हम इसका लेंगे एस। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये बराबर हो गया आपके पास। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा आपको। तो अब हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, एक मिनट, थोड़ी सी हम बात करेंगे अब आगे कि एक और नियम भी है जिसके आधार पर आप क्या बोलोगे
कि ये क्या है, सर्वांग सम है कोई भी त्रिभुज आपके पास। तो अगला नियम है आपके पास, अच्छा अगला नियम है आपके पास जो नेक्स्ट पेज पे है, वो है आपके पास ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, RHS नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में से एक भुजा का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जहां पे आपके पास R स्टैंड फॉर राइट एंगल यानी कि समकोण, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण और S स्टैंड फॉर साइड। तो यहाँ पे अगर आप ये देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रखा आपके पास। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, RHS नियम। तो एक इसमें साइड बराबर होनी चाहिए और एक कर्ण बराबर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि जो AC है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। और ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। कर्ण क्या होता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। और साथ में BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो ये आपके पास भुजा है। तो आप क्या बोलोगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। किस आधार पर, RHS गुणधर्म द्वारा या RHS नियम द्वारा। तो ये ध्यान में रखिए आप। थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास एक प्रमेय है आपके पास, जिसके अनुसार क्या है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब ये बराबर कोण यहाँ पे 65 डिग्री है, ये भी 65 डिग्री है। तो ये बराबर कोण है आपके पास। तो इसकी सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा ये होगी और इसकी सम्मुख भुजा ये वाली होगी। तो ये आपके पास जो AB भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, AC भुजा के बराबर हो जाएगी। ये याद रखना आपने। ये एक प्रमेय है आपके पास, इसका उपयोग आपके क्वेश्चन सॉल्व करती बार होगा। तो इसको ध्यान में रखना है आपने। कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा अगर आपके पास, तो उसकी जो बराबर भुजाएं होगी उसके सम्मुख कोण आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ये नेक्स्ट प्रमेय है आपके पास। तो नेक्स्ट प्रमेय है आपके पास ये वाला, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाएं ये जिसमें एक कट लगाया है, तो इस वाली भुजा का सम्मुख कोण ये वाला है, इस वाली का सम्मुख कोण ये वाला है। तो ये बराबर होंगे आपके पास। तो यानी कि आपके पास कोण B किसके बराबर होगा, कोण C के। जब AB किसके बराबर होगा, AC के। ये दिया है आपको ऑलरेडी, आपने इसको सिद्ध नहीं करना है, बल्कि ये ध्यान में रखना है कि जब बराबर भुजाएं होगी तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा रिकैप करवा लेता हूं मैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा त्रिभुज के बारे में, और उससे पहले हम बहुभुज की बात कर रहे थे कि बहुभुज क्या होता है। तो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे, आप बहुभुज बोलेंगे। और बहुभुज में त्रिभुज आता है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज। ये सारे जो बहुभुज है ये शामिल है किसके अंदर, बहुभुज के अंदर। सारी जो आकृतियां जो मैंने अभी डिस्कस करी आपके साथ। और उसके बाद हमने बात करी कि त्रिभुज के प्रकार जो आपको पता होने चाहिए थे, पिछली क्लासों की बातें थी कि त्रिभुज के कितने प्रकार है। तो दो टाइप से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। फिर हमने आगे बात करी थी सर्वांग समता की, कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता का मतलब होता है हर तरफ से समान, जिसका माप भी समान हो, आकार तो समान होना ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करेंगे इस अध्याय में। तो उसके लिए कुछ कसौटियां है जिसके आधार पर आप त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हो। तो हमने पहले पढ़ा था SAS नियम, फिर हमने ASA नियम पढ़ा था, ट्रिपल A नियम पढ़ा था, ट्रिपल S नियम पढ़ा था।
और आरएचएस नियम पढ़ा था और हमने 2 प्रमेय पढ़ी थी साथ में। तो ट्रिपल ए क्या है आपके पास? ए स्टैंड फॉर एंगल, यानी कि कोण, 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 गुणधर्म। तो आप अच्छे से इन चीजों के नोट्स बना ले और जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। और थ्योरी पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सारे ही एमसीक्यू आपके बनेंगे इस चैप्टर के जो है। तो आप बार बार इसको रिवाइज जरूर करें जो नोट्स बनाएंगे आप। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और लाइक कमेंट एज अ फीडबैक जरूर करें आप, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।